वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस आज की। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है, तो पीरियोडिक ट्रेंड्स हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे। एटॉमिक रेडियस पढ़ ली थी, आयनिक रेडियस पढ़ ली थी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स है, ठीक है बेटा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी समझते हैं पहले होता क्या है। तो देखो, अगर मुझे वर्ड से ध्यान आ रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी मीनिंग क्या होता है, एनर्जी, ठीक हो गया। और आयनाइजेशन मतलब आयनाइज करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी, बेटा जी ध्यान से समझना है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, the energy required to remove an electron, to remove an electron, to remove an electron, okay beta ji, and the energy required to remove an electron from its pure isolated gaseous atom, from its pure isolated gaseous atom, pure isolated, ठीक है बेटा जी, isolated gaseous atom is called, क्या कहेंगे बेटा जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी is called ionization enthalpy, ionization enthalpy, ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी, इतनी बात क्लियर है। तो देखिए कि हमें कितनी इलेक्ट्रॉन, कोई भी हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ठीक हो गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक हो गया बेटा जी। तो अब देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी किस में रिकॉर्ड होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो यूनिट्स होती है ना बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा आई एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड यूनिट्स होती है बेटा इसकी, क्या यूनिट्स होती है, किलो जूल पर मोल। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, किलो जूल पर मोल में होती है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं, मेरे पास कोई गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम है एक्स, ओके बेटा। तो उसकी अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं तो क्या होगा, एक्स हो गया, गैसियस एटम है, ठीक हो गया बेटा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूंगा, एक्स प्लस हो जाएगा, ओके, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी गैसियस आइसोलेटेड एटम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके बेटा जी, ठीक हो गया। अब देखो बेटा, अब अगर मैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं तो अब इस वाले गैसियस एटम से, मतलब मेरे पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो गई, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा जी, ठीक हो गया जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात क्या करता हूं, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये हो गया, कोई भी हमारा गैसियस आइसोलेटेड एटम है तो उसमें भाई पहले गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। अब अगर उस वाले गैसियस एटम से अगर सेकंड लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स में निकालूंगा तो उसको कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक हो गया बेटा। तो X प्लस हो गया, ये भी गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक हो गया। तो इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा गैसियस आइसोलेटेड, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स निकला, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। तो देखो गैसेस आइसोलेटेड एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। अब इस पॉजिटिव आयन से जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो वो क्या होगा, हमारा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ठीक हो गया बेटा। दोनों प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एक बात ध्यान रखना, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या होगा, एनर्जी की हमेशा रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी, ठीक हो गया बेटा, एनर्जी इज ऑलवेज required, energy is always required, energy is always required बेटा जी, ओके जी। energy is always required for ionization enthalpy, for ionization enthalpy, ठीक हो गया, हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 की वैल्यू ज्यादा होगी या सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। एक बात ध्यान रखना बेटा, किसी भी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है एज कंपेयर टू किसी पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन्स निकालना। तो ये समझ में आ गई बात, क्योंकि पॉजिटिव आयन में क्या होगा बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था जब आयनिक रेडियस की हम बात कर रहे थे कैटायन की, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन्स निकालना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम से निकालना। ठीक हो गया बेटा, ओके। तो क्या होगा, अगर मैं इन जनरल की बात करता हूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी n+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी n। तो देखो जैसे जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे, ठीक हो गया, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी n की बात कर रहा हूं तो ठीक है, n क्या है भाई, प्योर के लिए भाई, न्यूट्रल के लिए 0 हो गया, 2 के लिए 2 हो गया। इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी n+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी n। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर है, ओके बेटा जी। तो आप देखो, मैंने आपको ये बताया यूनिट्स होती हैं, किलो जूल पर मोल होती है, ओके। और आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो क्या वैल्यू आएगी, डेल्टा एच, डेल्टा आई एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा हमेशा, एनर्जी की हमेशा रिक्वायरमेंट होगी। और मैंने आपको ये बात बताई कि आयनाइजेशन एंथैल्पी n+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी n, ओके। अब बात करते हैं, दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को, तो उसको समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है बेटा, ओके। तो जिन भी बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा पहले, ठीक हो गया। तो देखो मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, मैंने सेकंड पीरियड लिया है, सेकंड पीरियड के यहाँ पर मैं एलिमेंट्स लिखने जा रहा हूँ। ये क्या है, Z है सेकंड पीरियड के, तो 0, 2, 4, ओके बेटा, 6, 8, ओके। और यहाँ पर क्या है, मैंने लिखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखा है, ये y एक्सिस पर, ठीक है बेटा जी। इतनी बात क्लियर है, इज इट क्लियर और नॉट। ये कितना हो गया, 400, 600, ये किस में होगा, किलो जूल पर मोल में होगा बेटा, ओके। 600, 800, ठीक हो गया, 1000, फिर 1200, ओके। तो देखो कैसा आएगा हमारा पैटर्न, क्या आएगा, लिथियम बेरिलियम भाई हाइड्रोजन हीलियम लिथियम से शुरू होगा ना, तो देखो कैसा पैटर्न आता है बेटा, जिगजैग पैटर्न आता है। तो देखो इसकी कम होगी फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया। तो इसका मतलब लिथियम की यहाँ पर आई, फिर बेरिलियम की बढ़ जाएगी बेटा, ओके। फिर लिथियम बेरिलियम, फिर क्या होगा, बोरोन, ओके। लिथियम हो गया, लिथियम 3 हो गया, लिथियम बेरिलियम, ठीक है, लिथियम बेरिलियम 4 हो गया, लिथियम बेरिलियम, फिर बोरोन हो गया, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, फिर बेटा ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। इसका मतलब जो नियोन होगा ना बेटा, यानी कहने का मतलब ये है, जो नियोन होगा ना, इसका मतलब नोबल गैस की जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है बेटा। क्योंकि सारे के सारा ऑक्टेट कंप्लीट होता है भाई, पूरा नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, तो इसका मतलब बहुत मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो टू फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से टू फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, टू फैक्टर्स आर अफेक्ट, ओके बेटा जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी को, आर अफेक्टेड बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, अक्रॉस द पीरियड अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होती है, ठीक हो गया, ओके। एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज होती है, ठीक है बेटा। और एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन पुट होता है कि ऐसा क्यों होता है, अब समझो बेटा। आयनाइजेशन, पहले पीरियड्स की बात कर लेते हैं। पीरियड्स में क्या है भाई, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, मतलब सेम शेल में नया इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, ठीक हो गया। तो क्या होगा बेटा, इतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगेगा, ठीक हो गया, मतलब इतनी अच्छी शील्डिंग नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो बात। क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ना, वो सेम शेल में आ रहा है। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पीरियड की, अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो n इक्वल्स टू क्या है भाई, 2 ही तो है, यानी सेकंड पीरियड में ही सारे मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड में ही भाई, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम बेरिलियम का भी आ रहा है, बोरोन का भी आ रहा है, कार्बन का भी आ रहा है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है। तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब शील्डिंग घट जाएगी, शील्डिंग इतना अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो शील्डिंग घटेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। नहीं समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आया, ये आपको टॉपिक समझ आया है कि पीरियड में क्यों बढ़ती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक हो गया बेटा। अब देखते हैं डाउन द ग्रुप में आते हैं हम। अब देखो डाउन द ग्रुप में क्या होगा बेटा, समझो
डाउन द ग्रुप में हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ेगा, n इक्वल्स टू 1 2 n इक्वल्स टू 3। ठीक हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से क्या होगा बेटा, शील्डिंग, इसका मतलब शील्डिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि भाई पहले n इक्वल्स टू 1 की वजह से हो गई, फिर 2 की वजह से, फिर 3 की वजह से, इसका मतलब शील्ड हो जाएगा जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स है ना। यानी मान लो अगर हम लिथियम बेरिलियम, अगर मैं फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ एल्कली मेटल्स की, ठीक हो गया, यानी लिथियम बेरिलियम हा ली ना की रब, तो रुबिडियम वाला बहुत बाहर होगा, तो इसको बहुत अच्छे से शील्ड कर पाएगा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन इस न्यूक्लियस के साथ नहीं हो पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली बाउंड हो जाएंगे भाई, आराम से हल्की एनर्जी दो भाई एक्साइट हो जाएंगे वो, ठीक हो जाएगा, रिमूव हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से बेटा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट प्ले में आता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से न्यूक्लियस का इंटरेक्शन नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन से, इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती रहती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? ओके, अब देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल, देखो बेटा ध्यान से, ठीक है जी। तो देखो एक न्यूमेरिकल करवाता हूं बेटा मैं। तो देखो न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है वो, न्यूमेरिकल में इसकी क्या पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो बेटा, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज दे रखी हैं ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के लिए, सोडियम मैग्नीशियम, ठीक हो गया, थर्ड पीरियड एलिमेंट है हमारे, सोडियम है हमारे अपने पास, मैग्नीशियम है, और है हमारे पास सिलिकॉन। कितनी कितनी दे रखी है, 496 दी है, 737 दिया है बेटा, एंड 786 दिया है किलो जूल पर मोल में। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रेडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए अपने को प्रेडिक्ट करनी है वैल्यू। तो ये क्या कह रहा है, किसके क्लोज होगी, 575 के क्लोज होगी या और 760 किलो जूल पर मोल की क्लोज होगी, ठीक हो गया बेटा। अब देखो क्वेश्चन की हम आप स्टेटमेंट समझिए भाई, तीन थर्ड पीरियड ये एलिमेंट दिए हैं, सोडियम मैग्नीशियम है सिलिकॉन, 496 736 और 786 किलो जूल पर मोल। तो हमें एल्यूमिनियम की प्रेडिक्ट करनी है, किसके क्लोज होगी, 575 की क्लोज होगी या 760 की क्लोज होगी। तो देखो बेटा थर्ड पीरियड है, हमें पता है थर्ड पीरियड क्या होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, ठीक हो गया, क्लोरीन ऑर्गन, ये होता है हमारा थर्ड पीरियड। तो देखो इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी निकालनी है। तो अगर मैं एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूं तो क्या आता है बेटा, 3s1 हो गया ना, तो क्या होगा 3p1 होगा बेटा, ठीक हो गया, 3s2 ओके, नियॉन ये हो गया 10, 2 12 और 1 13, तो नियॉन 3s2 3p1, ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो आप देखो ध्यान से, अगर आप समझते हो बेटा तो क्या होगा 3s1। अब जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है हमारा एल्यूमिनियम का, ये है हमारा 3s की बाउंड्री ये है और 3p की बाउंड्री ये भी है। तो देखो 3s क्या है बेटा, पूरा गोला है ना, ये तो जानते हो s ऑर्बिटल पूरा गोल है। तो उसमें क्या होगा, जो s ऑर्बिटल होगा ना, ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक हो गया, ये s ऑर्बिटल, तो वो पूरा का पूरा शील्ड कर लेगा उस न्यूक्लियस को, समझ रहे हो बात। तो पूरा का पूरा शील्ड कर दिया, तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया s ऑर्बिटल का। जब भाई एक बात बताओ, कोई गोला है, कोई पूरा गोल है और कोई डंबल है, तो ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट s का ही तो होगा। तो वो पूरा उस न्यूक्लियस को पूरा ढक लिया उस s ऑर्बिटल ने, ठीक हो गया। p ऑर्बिटल ये है तो उसी की बाउंड्री में, बट p ऑर्बिटल्स ये है, तो इस p ऑर्बिटल्स का इसके साथ इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, तो अट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, लो शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा। लो शील्डिंग इफेक्ट होने से क्या होगा, मैं हल्की सी एनर्जी लगाऊंगा भाई, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा, 575 किलो जूल पर मोल के क्लोजर होगी। ओके बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो जितना हो सके, और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।